अब हम शुरू करेंगे वेक्टर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल। तो जो अभी मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं दैट इज टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 1 का मतलब जहां पर इनपुट वेक्टर के फॉर्म में होंगे, जहां पर इनपुट वेक्टर के फॉर्म में होंगे। सो दिस इज द टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 1 का मतलब कि जब आपके पास इनपुट वेक्टर के फॉर्म में रहेंगे, whenever input is in the form of vector form, इनपुट जो है वो वेक्टर फॉर्म में रहेंगे। क्लियर। अब जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वेक्टर p इज 2i प्लस 3j माइनस 2k। वेक्टर q है i माइनस 2j प्लस 6k। एग्जाम्पल, अच्छा i के ऊपर ये कैप लगी होंगी बिकॉज दीज आर रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन। सवाल आपसे पूछा गया है नंबर 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू एंड नंबर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ q माइनस p। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो चलिए क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो देखो फर्स्ट वाला p प्लस क्यू, तो वेक्टर p को q के साथ ऐड कर देना है। तो जब जब एडिशन होगा तो i कंपोनेंट i के साथ जुड़ेगा, j कंपोनेंट j के साथ जुड़ेगा एंड जो k वाला है वो k के साथ जुड़ेगा। तो बताइए 2i प्लस i कितना होता है 3i। तो p प्लस क्यू जो होगा वो होगा 2i प्लस i 3i। उसके बाद 3j प्लस माइनस 2j, तो ये बन जाएगा j, है ना, 3i माइनस 2j j। उसके बाद माइनस 2k प्लस 6j, तो 6k सॉरी माइनस 2k प्लस 6k, तो कितना हो जाएगा प्लस 4k। तो क्या करना है, i के साथ जोड़ देना है, j के साथ और k के साथ। करेक्ट। ऑलराइट। अब दूसरा है यहाँ पर, दूसरा है q माइनस p। तो q माइनस p का मतलब क्या हो गया कि q से हमको p को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो ये q जो है वो क्या है 1i माइनस 2i, तो कितना आ जाएगा माइनस i, माइनस 2j माइनस 3j माइनस 5j। ओके 6k माइनस ऑफ माइनस 2k दैट मीन्स 8k। क्लियर है। तो p प्लस q में p और q को ऐड कर देना, i के साथ, j के साथ, k के साथ, एंड q माइनस p में q एंड p सब्ट्रैक्ट होंगे i से, j से और k से, है ना। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रखा है फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 4i माइनस 3j प्लस k। आपको इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, या मैं बोलूं कि इसी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो देखिए ये जो वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो आपको फॉर्मूला याद होगा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दीजिए, किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दीजिए तो बन के आ जाता है यूनिट वेक्टर। तो चलो एक काम करते हैं, ये जो है ना दिस इज 4i माइनस 3j प्लस k, डिवाइड कर देते हैं इसी के मैग्नीट्यूड से। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, देखो 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना। तो क्या बना है, दिस बिकम्स 4i माइनस 3j प्लस k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 स्क्वायर कितना होता है। चलिए एक काम करते हैं, साइड में सॉल्व कर देते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, है ना। तो 16 और 9 होता है 25 और 1 होता है 26, तो रूट 26, तो डिवाइडेड बाय आया रूट 26 एंड दैट इज द आंसर। ये आंसर है। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो यूनिट वेक्टर को 4 बाय रूट 26i माइनस 3 बाय रूट 26j प्लस k बाय रूट 26, और इसके ऊपर लगेगा कैप। इसके ऊपर क्या लगेगा यहाँ पर, कैप का मतलब डायरेक्शन, है ना। अच्छा, आपने सही किया है या नहीं किया है ये कैसे पता चलेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। ये जो आपका सॉल्यूशन आया है इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, आंसर 1 आना चाहिए। तो चलो सॉल्व करें क्या, देखो 4 बाय रूट 26 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 बाय रूट 26 का स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट 26 का स्क्वायर। तो सॉल्व करने के बाद ये क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का 9, 1 का 1 डिवाइडेड बाय, ये देखिए रूट 26 का स्क्वायर कितना होगा 26, साइड वाले का भी 26, साइड वाले का भी 26, और क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर 26 है तो डिवाइडेड बाय 26। अब जरा देखो 16 प्लस 9 प्लस 1 26, है ना। तो ये रूट 26 बाय रूट 26 क्या कट होकर के ये 1 ही आंसर आ रहा है,
वन आंसर आ रहा है, यस, इसका मतलब आपने सही किया है। तो ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड के साथ हम डिवाइड कर देंगे तो बन के आएगा यूनिट वेक्टर, बन के आएगा यूनिट वेक्टर। क्लियर है? ओके, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखिए अगला क्वेश्चन, गिवन वेक्टर ए है 2i माइनस जे प्लस 3k, वेक्टर बी है 3i माइनस 2j माइनस 2k, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ a प्लस बी एंड सेकंड a माइनस बी। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपसे यूनिट वेक्टर ही पूछ रहा था, ये देख लीजिए, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो भी तो आपसे यूनिट वेक्टर ही पूछ रहा था, है ना? ये देखिए जरा, ये तो ये भी आपसे यूनिट वेक्टर ही पूछ रहा था ना, लेकिन ये किसका यूनिट वेक्टर पूछ रहा था? 4i माइनस 3j प्लस k का। यहां पर आपसे भी यूनिट वेक्टर ही पूछ रहा है, लेकिन किसका? a प्लस बी का पूछ रहा है, सिर्फ अकेले a का नहीं पूछ रहा है या अकेले b का नहीं पूछ रहा है, ये a प्लस b का आपको यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। तो पहले आप क्या करेंगे? a प्लस बी निकालेंगे और फिर उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। समझ में आया? ये जो पहला वाला क्वेश्चन था, इसमें भी आपसे यूनिट वेक्टर पूछ रहा था, लेकिन वो 4i माइनस 3j प्लस k का पूछ रहा था। यहां पर वो a प्लस b का कंबाइंड यूनिट वेक्टर पूछ रहा है आपसे। तो चलिए पहले ऐड कर देंगे, है ना, पहले इसको ऐड कर देंगे सॉल्यूशन। तो फर्स्ट स्टेप कि आप a प्लस बी को ऐड कर दीजिए, तो ऐड कर दो, तो 2i प्लस 3i कितना हो गया? 5i माइनस j माइनस 2j माइनस 3j, 3k माइनस 2k प्लस k। अच्छा, इसके ऊपर कैप आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हो सकता है मैं यहाँ पर कैप लगाऊं ना लगाऊं, लेकिन समझ जाइए i j k के ऊपर कैप रहेगा ही रहेगा। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द a प्लस बी एंड आपको क्या पूछा है? इस a प्लस बी का यूनिट वेक्टर पूछा है, a प्लस बी का यूनिट वेक्टर, है ना। तो ये देखिए, ये जो a प्लस बी का जो यूनिट वेक्टर निकलेगा वो क्या होगा? सी ये जो है ना 5i माइनस 3j प्लस k, इसको डिवाइड कर देंगे आप इसी के मैग्नीट्यूड से। इसी का मैग्नीट्यूड मतलब 5 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 5i माइनस 3j प्लस k होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट कितना? 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, ओ 25 और 10 35, रूट 35, दिस इज द रूट 35। तो फर्दर आप इसको लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय रूट 35i माइनस 3 डिवाइडेड बाय रूट 35j प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 35k। अब आपने सही किया है या नहीं किया है? तो आप एक काम करिए, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, है ना। ये जो आपका आंसर है इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, अंडर रूट 5 बाय रूट 35 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 बाय रूट 35 का स्क्वायर एंड 1 डिवाइडेड बाय रूट 35 का स्क्वायर। अगर सॉल्व करने के बाद आंसर 1 आया मतलब आपने सही किया है, करेक्ट। तो इस बार आपसे a प्लस बी का यूनिट पूछा था, यूनिट वेक्टर पूछा था, इसलिए पहले हमने a प्लस बी किया और उसके बाद यूनिट वेक्टर निकाला। अगर पूछा होता है कि स्पेशली a का बताओ, a का यूनिट वेक्टर बताओ, तो हम क्या करते हैं? 2i माइनस j प्लस 3k को डिवाइड कर देते उसी के मैग्नीट्यूड से, तो यूनिट वेक्टर a आ जाता। सिमिलरली यूनिट वेक्टर b पूछा होता तो हम क्या करते? b को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते, तो यूनिट वेक्टर b आ जाता। बट यहाँ पर a प्लस बी पूछा है ना, a प्लस बी का यूनिट वेक्टर पूछा है। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन जरा देखिए क्या बोल रहा है ये, a माइनस बी का यूनिट वेक्टर आपसे पूछ रहा है। तो पहले तो a माइनस बी निकालते हैं, तो 2i माइनस 3i माइनस 1i माइनस j माइनस 2k, तो मतलब माइनस 1 प्लस 2j, है ना, माइनस 1 प्लस 2, तो कितना हो जाता है ये? प्लस 1j, 3 माइनस प्लस, तो प्लस 5k, प्लस 5k, यही हो जाएगा, माइनस 1i प्लस j प्लस 5k। तो अब हम क्या करेंगे? इसी के नीचे इसका मैग्नीट्यूड डाल देंगे, माइनस 1i प्लस 1j प्लस 5k डिवाइडेड बाय अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस 1i प्लस 1j प्लस 5k डिवाइडेड बाय अंडर रूट, 5 का स्क्वायर होता है 25 और एक 26 और एक 27, तो रूट 27। ओके, अच्छा, अब आप रूट 27 को डायरेक्टली लिख सकते हो ऐसे, माइनस 1i डिवाइडेड बाय रूट 27, है ना, प्लस 1j डिवाइडेड बाय रूट 27 प्लस 5k डिवाइडेड बाय रूट 27, या फिर 27 का रूट करके उसको बाहर कर दो, है ना, मतलब कितना हो जाएगा? 3 रूट 3 हो जाएगा,
3 3 9 3 27, यस राइट, 3√3 हो जाएगा। तो आप चाहो तो वैसा भी कर सकते हो, बट इतने पे आपका आंसर आ जाता है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर देना अगर इच्छा हो या फिर टाइम परमिट करे तो। ओके, अगला क्वेश्चन ये देखिए। अब अगला सवाल आपके सामने ही है, फाइंड स्केलर जिसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं एंड वेक्टर जिसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं ऑफ ए 3i - 4j + 5k एंड b -2i + j - 3k। आपको डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला है इस वेक्टर का। ओके, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट। ओके, पहला क्या होगा? डॉट। आपको मालूम होगा कि डॉट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि जब जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपको आपके सॉल्यूशन में सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है, कोई आई जे के नहीं मिलता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं स्केलर प्रोडक्ट निकालूंगा। तो स्केलर का मतलब क्या होगा? ये देखिए, ये जो वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी में डॉट लगेगा, तो क्या सिंबल मैंने बना दिया? ए डॉट बी। क्या बना दिया? ए डॉट बी। ओके, अच्छा, ए डॉट बी मतलब कि ये देखिए वेक्टर ए क्या था? 3i - 4j + 5k डॉट -2i + j - 3k। और जब कभी भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो i के साथ मल्टीप्लाई होता है, j के साथ, k के साथ। तो ये जो 3 है ये 3 -2 के साथ मल्टीप्लाई होएगा, ये जो -4 है ये +1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड ये जो +5 है ये -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो चले लिखें, तो 3 × -2, 3 × -2 कितना होगा? 3 × 2 = 6 -6। ओके, एंड i × i क्या हो जाता है? 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है ना। मतलब याद रखिएगा, i डॉट i जो होता है वो 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k भी 1 होता है। तो पहले आपने क्या किया? 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आया। उसके बाद आप i को i से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी कैसा? डॉट के हिसाब से, क्योंकि डॉट में मल्टीप्लाई करने को बोला है। सो i डॉट i कितना हो गया? 1, तो ये -6 हो गया। उसके बाद -4 और j के आगे कुछ नहीं है तो मतलब क्या है? 1, तो -4 × 1 -4, तो -6 -4, j डॉट j क्या होगा? 1, तो उसके लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस 5 × -3, तो 5 × -3, 5 3 = 15 -15, तो ये हो जाएगा -15। k डॉट k क्या हो जाएगा? 1। सो व्हाट इज योर आंसर? तो हमारा आंसर यहाँ पर निकल के आता है 6 और 4 10, और 10 में जब हम 15 ऐड करेंगे तो 25, तो हमारा आंसर आता है -25। व्हाट इज आवर आंसर? और आंसर इज -25। क्लियर है? तो आप जरा आंसर में देखो, क्या आपको आई जे के मिल रहा है? क्या यहाँ पर आई जे के मिल रहा है? नहीं, क्योंकि i डॉट i 1 हो गया, गायब हो गया, j डॉट j 1 हो गया, गायब हो गया, k डॉट k 1 हो गया, गायब हो गया। देखो मैग्नीट्यूड तो अपने आप में जैसा डिवाइड करना था वो वैसे किया, i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बचा, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। अब दूसरा देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट। सेकंड वन क्या पूछा गया है? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको a क्रॉस b करना पड़ेगा, a क्रॉस b। और आप जानते हैं वेक्टर प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करना है? या तो आप वो लंबा चौड़ा फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्या था वो? b1 c2 - c2 b1, वो सब वगैरह वगैरह, वो याद कर लीजिए। और अगर याद नहीं करना चाहते हैं तो ये बनाइए डिटर्मिनेंट, ठीक है? इसको डिटर्मिनेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिटर्मिनेंट बनाइए। पहले वाले रो में लिखिए i j k। देखिए ये बहुत सस्ता मेथोडोलॉजी है, बहुत इजी मेथोडोलॉजी है ये। अगर ये फॉलो करेंगे ना तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चे लोग भूल जाते हैं कि यार वो कॉम्बिनेशन क्या था, b1 c2 था या b1 a2 था, क्या था वो। तो ये वाला मेथड यूज कीजिए, क्योंकि ये मेथड आपको बहुत सारी चीज़ों में फायदा देगा और कई सारी चीज़ें आपकी क्लियर करेगा, खासकर जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं जिनको डिटरमिनेंट्स पढ़ना है उन लोगों के लिए, है ना। तो देखो अब वो अलग बात है कि आगे चल के आपको चीज़ समझ में आएगी कि यार ये सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब आपस में बहुत डीपली कनेक्टेड है, बहुत डीपली कनेक्टेड है। कभी कभी तो फील ही नहीं होगा कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो या मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। कभी ऐसा लगेगा कि यार हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्या हो क्या रहा है, क्योंकि चीज़ें आपस में बहुत गहराई से कनेक्टेड है। ऑलराइट, तो जैसे अभी हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट में देखा था कि इसका कॉम्बिनेशन 10वीं क्लास के क्रॉस प्रोडक्ट में आ रहा था, तो वही चीज़ है ये। तो देखिए पहला वाला रो आई जे के लिखेंगे, दूसरा वाला रो क्या बनेगा, जरा नोट करना, दूसरा वाला रो क्या बनेगा। तो ए के कोफिशिएंट, सुनो ध्यान से, ए के कोफिशिएंट क्या है, तो ए का कोफिशिएंट है 3, है ना, मतलब आई का कोफिशिएंट क्या है 3। वेक्टर ए में, सुनो, वेक्टर ए में आई का कोफिशिएंट क्या है 3, जे का कोफिशिएंट क्या है -4 और के का कोफिशिएंट क्या है 5। करना क्या है, देखो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा है, ए क्रॉस बी लिखा है, राइट, ए क्रॉस बी। तो पहले ए के कोफिशिएंट लिखिए आई जे के। तो देखो जरा ये इसको
ये देखो, ये यहाँ पर वेक्टर ए है, वेक्टर ए में i का कोफिशिएंट क्या है 3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, j का कोफिशिएंट क्या है -4, तो यहाँ पे -4, k का कोफिशिएंट क्या है 5, तो यहाँ लिख दिया 5, करेक्ट। अब दूसरा वेक्टर b का भी लिखना पड़ेगा, तो ये देखो ये है वेक्टर b, दिस इज योर वेक्टर b। अब वेक्टर b के जो कोफिशिएंट है वो लिखो, i के कोफिशिएंट क्या है -2, तो यहाँ पे लिख दिया -2, j का क्या है 1, तो यहाँ 1, और k का क्या है -3। क्लियर है इतना? a क्रॉस b बोला है, a क्रॉस b बोला है, तो पहली रो कंफर्म i j k होगी, इसको ठप्पा लगा लो, पहली वाली रो i j k होगी, अगली वाली रो किसकी होगी, ये a की होगी, और उसकी अगली वाली रो क्या होगी, थर्ड रो, वो b की होगी। अगर मान लो ये b क्रॉस a बोला होता, समझिएगा ध्यान से, अगर ये b क्रॉस a बोला होता तो पहली रो तो i j k ही है, तो दूसरी रो फिर b की होती और तीसरी रो फिर a की होती। तो ये ऑर्डर ध्यान में रखिएगा कि a क्रॉस b बोला है या b क्रॉस a बोला है, फर्क है दोनों में। a क्रॉस b में क्या होगा, सेकंड रो a की होगी और तीसरी रो b की होगी, जबकि b क्रॉस a में सेकंड रो b की होगी और तीसरी रो a की होगी, क्योंकि पहली वाली रो तो i j k ही रहने वाला है। क्लियर है? नाउ अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब आप इस i को कंसिडर करेंगे तो देखिए ये क्या बनेगा, सुनिए, पहले आप इस i को कंसिडर करेंगे, किसको, ये देखो इस i को कंसिडर करेंगे तो पूरी रो नहीं देखेंगे और यहाँ से पूरा कॉलम नहीं देखेंगे, किसी को नहीं देखेंगे, पूरा रो नहीं पूरा कॉलम नहीं। क्लियर? तो क्या होगा, i ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ पर -4 5 1 -3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, -4 इंटू -3 12, -5 1 जा 5। देखो क्रॉस कर रहे हैं ना हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इसके साथ, ये इसके साथ, राइट, क्रॉस प्रोडक्ट ही तो हो रहा है यहाँ पर, क्रॉस। सो -4 -3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर? तो मैंने लिख दिया -4 इंटू -3 कितना हो गया 12, -5 1 जा 5, डन। तो ये हो गई पहली चीज, दिस इज योर फर्स्ट थिंग, ठीक है, ओके। अब आगे, तो जैसे कि अब i का तो आपने लिख दिया, अब अगला नंबर किसका होगा, j का, तो j के लिए क्या लगाना है, माइनस, ध्यान रखिएगा, j के लिए लगाना है आपको माइनस। सी i के आगे साइन प्लस का लगेगा, j के आगे माइनस और k के आगे प्लस का लगेगा। आपके मन में सवाल आएगा सर ऐसा क्यों, i के ऊपर प्लस और j के ऊपर माइनस क्यों, फिर k के ऊपर प्लस क्यों? वो हमको इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि या तो एक ऑप्शन हमारे पास ये कि पूरा याद ही कर लें, वो जो वेक्टर में जो आया था जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट का वो सॉल्व किया था, इतना लंबा चौड़ा याद कर लें, या फिर इसको ना एक पैटर्न बना देते हैं हम लोग और उस पैटर्न को याद कर लेंगे तो हमको उतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके पैटर्न को बनाने के लिए ये ऑर्डर बनाना पड़ा कि एक प्लस रखो, एक माइनस, फिर एक प्लस, क्योंकि अगर बीच वाले को भी प्लस ले लिया, तीनों प्लस 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 हो गए, तो वो ऑर्डर नहीं बन रहा था, वो ऑर्डर नहीं बन रहा था। उस ऑर्डर को बनाने के लिए फिर हमको ऐसा करना पड़ा, प्लस माइनस प्लस, इस वे में करना पड़ा, तब जाकर के ये एक ऑर्डर में आया और हम अब इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। क्लियर है? तो अब जे के आगे माइनस का साइन लगेगा, फिर वही बात कि पूरा रो नहीं देखेंगे एंड यहां से पूरा कॉलम नहीं देखेंगे, पूरा रो नहीं देखेंगे, पूरा कॉलम नहीं देखेंगे, तो क्या बचा यहाँ पर 3 5 -2 3, तो 3 3 जा 9, क्रॉस प्रोडक्ट करिए, 3 3 जा 9, माइनस ऑफ -10, तो माइनस ऑफ -10 मतलब +10 हो जाएगा, क्योंकि 5 2 जा 10 और ये माइनस है तो -10, और एक और माइनस था तो माइनस ऑफ -10, तो +10 हो गया, है ना। उसके बाद अब ये हटा दीजिए। अब फिर तीसरा नंबर किसका, k का, तो यहाँ पर प्लस k कर दीजिए, क्योंकि k के आगे क्या साइन आना है, प्लस का साइन आना है। अब यहाँ पर देखिए पूरा रो नहीं और ये पूरा कॉलम नहीं, तो बचा क्या, क्या बचा आपके पास, तो हमारे पास बचा 3 -4 -2 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, माइनस -2 इंटू -4 -8, सॉरी +8, -2 इंटू -4 कितना हो जाता है, +8, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 8, क्योंकि एक तो फॉर्मूले का माइनस हो गया, बाकी इन दोनों के माइनस तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो रिजल्ट क्या बन के आया, 12 - 5 7, ठीक है, 7i, उसके बाद माइनस 10 + 9 19j -5k है ना। अच्छा एक सेकंड, क्या यहाँ पर कोई गलती की है हमने, लेट्स एक बार j वाले में देख लेते हैं। अगर j वाले को कंसिडर करें तो j वाले में, अगर j वाले का पूरा रो नहीं पूरा कॉलम नहीं, तो ये क्या बन जाएगा 2 1, ओ हाँ एक गलती जो हमने यहाँ पर की है कि यहाँ पर मिटाते वक्त ये माइनस मिट गया है ना, क्योंकि देखो b क्या था, b था -2 1 -3, -2 1 -3,
तो जब मैं उसको मिटा रहा था शायद उस वक्त ये माइनस मिट गया होगा, आई डोंट नो, शायद मिट गया होगा, इसीलिए ये गलत हो रहा था। तो 3 3 9, ये -9 होएगा। व्हाट इज दिस? दिस विल बी द -9। ओके, ये होगा -9। 5 2 10। हाँ, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। इस वजह से ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी बन के आएगी -9 + 10 दैट इज 1, तो ये आ जाएगा 1j। दिस विल बिकम 1j -5k। सो व्हाट इज A क्रॉस B? तो ध्यान दीजिएगा ज़रा, A क्रॉस B क्या आया हमारा? A क्रॉस B इज 7i - j -5k, 7i - j -5k। So this is the क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, एंड डॉट प्रोडक्ट का क्या आंसर क्या आया था? -25। अब आप नोट कीजिए, क्या A क्रॉस B में आपको i j k भी मिल रहा है? क्या आपको i j k भी मिल रहा है? और अगर i j k मिलेगा तो समझ लीजिए कि वो डायरेक्शन भी दिखा रहा है, और जिसके साथ डायरेक्शन होता है उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए ये जो प्रोडक्ट है इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है, क्योंकि A क्रॉस B को सॉल्व करते वक्त i j k मेंटेन रहा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर है चीज? दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट। जबकि ऊपर वाला क्या था? स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि सिर्फ -25 आ रहा था, सिर्फ -25 आ रहा था इसलिए। ओके, तो समझ में आया स्केलर प्रोडक्ट कैसे करना और वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करना है? स्केलर बहुत इजी है, मतलब डॉट प्रोडक्ट बहुत इजी है, आई के साथ मल्टीप्लाई, जे के साथ, के साथ, बात खत्म। एंड वेक्टर प्रोडक्ट में आपको ये डिटरमिनेंट बनाना पड़ता है, और डिटरमिनेंट बना के आपको इसको सॉल्व करना पड़ता है। डन? समझ गए? अगर मान लीजिए किसी ने बोला होता आपके, लेट से किसी ने बोला होता कि आपने जो A क्रॉस B निकाला है इसका मैग्नीट्यूड बताइए क्या है, इसका मैग्नीट्यूड बताइए क्या है, तो ये देखिए ये जो A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? अंडर रूट कोफिशिएंट क्या है I का? 7, तो 7 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, देख रहे हैं 7 -1 -5। तो सॉल्व करने के बाद ये जो आएगा ये आएगा √49 + 1 + 25, 49 + 1 50, 50 + 25 75, तो ये आ जाएगा √75, है ना। तो A क्रॉस B का मॉड्यूलस कितना आया, मैग्नीट्यूड कितना आया? √75। वैसे इस क्वेश्चन में पूछा नहीं था, बट बाई चांस अगर पूछा होता तो आपको यही करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, शो दैट वेक्टर A 2i - 3j - k एंड वेक्टर B -6i + 9j + 3k आर पैरेलल। प्रूफ कीजिए कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। प्रूफ कीजिए ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब जब पैरेलल प्रूफ करने की बारी आएगी, व्हेन एवर यू हैव बीन आस्क्ड कि प्रूफ करो पैरेलल है, या फिर बोल रखा है आपको कि पैरेलल है तो अननोन वैल्यू निकालिए, तो कहीं पर भी अगर ये पैरेलल नाम का शब्द आएगा तो याद ये रखना है आपको, फॉर पैरेलल A1/A2 is equal to B1/B2 equal to C1/C2। जब जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके जो I के कोफिशिएंट होते हैं उनका रेशियो, J के कोफिशिएंट का रेशियो एंड K के कोफिशिएंट का रेशियो सेम होता है। अब यहां पर चेक कर लेते हैं, इसका चेक कर लेते हैं। ये देखो ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, तो वेक्टर A का I क्या है? यहाँ पर 2 है और इसका क्या है? -6। वेक्टर B का J क्या है? ये -3 और इसका है +9। वेक्टर K का क्या है? इसका -1 एंड इसका +3। तो जरा एक बार चेक करें तो क्या 2 डिवाइडेड बाय -6 इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 3 है? जरा चेक करो, तो कटिंग करके देखते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये -3 आ रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, -3 आ रहा है, और ये वैसे ही -3, तो देख रहे हो है ना। ये देखो -1/3 इक्वल टू -1/3 इक्वल टू -1/3, क्या रेशियो सेम है? -1/3 इक्वल टू -1/3 इक्वल टू -1/3। यस, इसका मतलब ये पैरेलल हैं, मतलब ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। क्लियर है? मतलब ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। और ये कुछ नया है क्या? क्या क्लास 10th में भी आप ऐसे करते थे? आपको दो लाइनें दी जाती थी, लेट से एक है 2x + 3y = 4, दूसरा दिया जाता था 4x + 6y = 20। आपको बोला जाता था कि पता करो ये पैरेलल है कि नहीं है, तो आप क्या करते थे? आप कोफिशिएंट ही तो चेक करते थे, है ना, याद है? इसको यही तो चेक करते थे कि देखो सर 2/4 = 3/6 है, तो कटिंग करो जरा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो देखो ना 1/2 = 1/2, तो क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं? बस वही तो लॉजिक है, सेम लॉजिक है।
तो याद रखिए एक वेक्टर के जो आई जे के कोफिशिएंट अगर दूसरे वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट का रेशियो सेम है तो मतलब वो पैरेलल हैं। तो इसी चीज को ध्यान रखिएगा। अब ये जो सवाल है इसको कोई अलग एंगल से भी पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है? आपको बोलेगा कि देखो वेक्टर ए है 2i माइनस एम जे माइनस के एंड ये वेक्टर बी है माइनस 6i प्लस 9j प्लस 3k एंड आपसे पूछेगा कि आपसे बोलेगा कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो अब हमें m की वैल्यू बताइए, हमको m की वैल्यू बताइए। इन्होंने दिया है कि ये पैरेलल हैं तो m की वैल्यू निकालिए, तो वही करेंगे, यही लॉजिक लगाएंगे। तो अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो 2 बाई माइनस 6 है ना, ये देखिए इसका ये 2 और इसका -6, 2 बाई -6 वुड हैव बीन इक्वल टू -m डिवाइडेड बाई 9। क्या ऐसी बात बनेगी? अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो 2 बाई -6 विल बी इक्वल टू -m बाई 9। अब जो कर सकता है उसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो ये कितना होगा ये, तो ये होगा -1 बाई -1 बाई, तो ये तो गायब ही हो गया ना, तो ये कितना बना, ये बना -1 इक्वल टू -m बाई 3, माइनस ये माइनस कैंसिल और 3 उस तरफ चल जाएगा तो m का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा, m का वैल्यू 3 आएगा। करेक्ट। अब जरा देखिए क्या यहाँ पर m का वैल्यू 3 है, ये देखो जरा, क्या क्वेश्चन में ये m का वैल्यू 3 है? उसी सेम क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया, 3 को गायब कर दिया था। देखो माइनस बरकरार है, माइनस जो है वो बरकरार है, ठीक है। ये अगला सवाल है आपके सामने। सो दैट वेक्टर a 2i प्लस 3j माइनस 6k एंड वेक्टर b 3i प्लस 10j प्लस 6k आर परपेंडिकुलर। शो करिए कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो पैरेलल के लिए तो हमने समझ लिया कि ये शर्त है भाई, दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल। परपेंडिकुलर के लिए क्या शर्त है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द परपेंडिकुलर? तो परपेंडिकुलर के लिए ध्यान रखिए कि जब भी परपेंडिकुलर आएगा तो आपको डॉट प्रोडक्ट लगाना है, a डॉट b विल बी इक्वल टू 0। बस इतना सा आपको याद रखना है कि अगर बोला गया है प्रूव करो, अगर बोला गया है प्रूव करो कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकालिए। अगर 0 आया तो परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर को अगर प्रूव करने के लिए बोला है कि वो परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालिए। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 निकल के आया तो समझ लीजिए परपेंडिकुलर है। अब ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो मान लीजिए कि ये वेक्टर a है एंड ये दूसरा वेक्टर है b, दूसरा वेक्टर है b। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो इनका जो थीटा होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, इनका थीटा 90 होगा। इन दैट केस जब आप डॉट प्रोडक्ट लगाने को जाएंगे a डॉट b, तो a डॉट b क्या होता है, व्हाट इज a डॉट b? तो मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b इंटू कॉस 90 है ना। अगर उन दोनों के बीच में एंगल 90 का है तो थीटा 90 हो जाएगा। तो a डॉट b क्या होगा, मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b इंटू कॉस 90 एंड व्हाट इज कॉस 90? कॉस 90 इज 0। तो मतलब कि ये जो a डॉट b है ना ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ध्यान रखिए अगर दो वेक्टर, ये देखिए ये दो वेक्टर हैं, अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हुए, अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हुए तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आता है कॉस थीटा, और अगर थीटा 90 हो गया तो कॉस 90 हो जाता है 0, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। अब इन्होंने बोला है कि शो दैट कि ये परपेंडिकुलर है, तो चलो शो कर लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, तो चलिए a और b का डॉट प्रोडक्ट निकालें। सो दिस इज a एंड दिस इज b। तो डॉट में क्या होता है, i का कोफिशिएंट i के साथ, कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, j का j के साथ एंड जो k होता है k का k के साथ। तो चलो देख लो, 2 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 3 ज़ा 6, i डॉट i 1, तो लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 3 10 ज़ा 30, j इंटू j 1, -6 इंटू +6 तो कितना हो जाएगा, -36, k डॉट k 1। अच्छा 6 प्लस 30 36, 36 माइनस 36 0। तो क्या यहां से आपको a डॉट b 0 मिल के आ गया? इसका मतलब यस, a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो याद रहेगा, तो कभी भी क्वेश्चन आए कि प्रूफ कीजिए ये दो वेक्टर पैरेलल हैं, तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अच्छा ये a1 a2 क्या है, b1 b2 क्या है, c1 c2 क्या है? a1 a2 आर द कोफिशिएंट ऑफ i ऑफ दोनों वेक्टर। a1 पहले वाले वेक्टर का होगा, a2 दूसरे वाले वेक्टर का होगा।
b1 b2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ j, तो b1 पहले वाले वेक्टर का कोफिशिएंट होगा j का एंड b2 दूसरे वाले वेक्टर का कोफिशिएंट होगा j का। सिमिलरली c1 c2 k के कोफिशिएंट होंगे ऑफ बोथ द वेक्टर्स। तो और दूसरी चीज, अगर परपेंडिकुलर के लिए आएगा तो क्या करेंगे आप लोग, डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, और डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो निकल गया तो समझ लीजिए कि वो परपेंडिकुलर है। अब इसी क्वेश्चन को सामने वाला थोड़ा घुमा के देगा, क्या घुमा के देगा, वही आपको बोलेगा कि ये है वेक्टर ए, जरा नोट डाउन करना, ये वेक्टर ए है 2i प्लस 3j माइनस 6k, और ये वेक्टर बी है 3i प्लस mj प्लस 6k, और बोलेगा कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, बोल दिया आपको कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इस हिसाब से आप m की वैल्यू निकालिए, इस हिसाब से आप m की वैल्यू निकालिए। बोल रखा है, क्या बोल रखा है, गिवन कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, a इज परपेंडिकुलर टू द b। क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर देंगे, अभी जैसे इससे पहले क्वेश्चन क्या था, शो करने के लिए परपेंडिकुलर है, इस बार आपको बोल रखा है कि ये परपेंडिकुलर है, तो अब m की वैल्यू निकालिए। सो व्हाट यू विल डू इज, आप यहां पर a डॉट b लगा देंगे, तो a डॉट b लगा दीजिए एंड खुद से उसको जीरो कर दीजिए, a डॉट b लगा दीजिए और उसको खुद से जीरो कर दीजिए। इसका मतलब देखिए a डॉट में क्या होगा, 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 6, i डॉट i 1 प्लस 3 डॉट m, तो 3m हो जाएगा, j डॉट j 1 हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 36 इक्वल टू 0, तो खुद से इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 3m माइनस 30 इक्वल टू 0। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30/3, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, करेक्ट। तो ज़रा देखो क्या यहाँ पर m की वैल्यू 10 थी, क्या यहाँ पर m की वैल्यू 10 ही थी, तो क्वेश्चन में क्या किया, एक वैल्यू को गायब कर दिया और उसकी जगह m डाल दिया और बोल दिया कि ये परपेंडिकुलर है, तो भी आपको क्या लगाना है, डॉट। एक सवाल और आ सकता है आपके मन में कि सर हमने डॉट ही क्यों लगाया, क्या हम लोग क्रॉस नहीं लगा सकते थे, क्रॉस नहीं लगा सकते थे, क्रॉस लगा सकते थे लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि क्रॉस अननेसेसरी क्वेश्चन को लंबा कर देगा और लास्ट में आउटपुट जो है, क्यों नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा, लेकिन जो काम 2 स्टेप में हो सकता है उसके लिए अगर आप पूरे 2 पेज खर्चा करेंगे तो लॉजिक नहीं बनता है उसका। क्रॉस प्रोडक्ट भी आप लगा सकते हैं लेकिन फायदा नहीं मिलेगा उसका, ओके, तो डॉट ही लगाइए। क्योंकि क्रॉस में क्या प्रॉब्लम होती है ये भी मैं बता देता हूं। देखो क्रॉस में क्या होता है कि ये a क्रॉस b आपने किया तो a क्रॉस b क्या होगा, मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b इंटू साइन 90 हो जाएगा, है ना। तो साइन 90 क्या होगा, साइन 90 होगा 1। अच्छा, अगर साइन 91 हो गया तो चलो मैंने गायब कर दिया क्योंकि साइन 91 हो गया। तो यहां पर देखो लेफ्ट हैंड साइड भी है और यहां पर राइट हैंड साइड भी है, दोनों चीजें, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड यहां पर दोनों है, जबकि डॉट वाले ने राइट साइड को जीरो कर दिया। अब मान लो अगर राइट हैंड साइड जीरो हो जाता है तो काम कितना आसान हो गया कि जीरो है, मतलब कैलकुलेशन करने के लिए कुछ है ही नहीं वहां पर, जबकि इसका राइट हैंड साइड अभी भी कुछ ना कुछ है, तो इसलिए ये जो प्रोसेस होगा वो लेंदी हो जाएगा, नंबर 1। एंड नंबर 2, यहां पर ये प्रॉब्लम भी होगा कि आपके सॉल्यूशन में i j k भी मौजूद रहेगा। क्यों? क्योंकि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, a क्रॉस b करेंगे तो a क्रॉस b में i j k तो होता है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड इतना कॉम्प्लेक्स है, समथिंग समथिंग i समथिंग समथिंग j समथिंग समथिंग k इक्वल टू राइट साइड में मॉडुलस, तो आपके लिए बहुत बड़ा सिरदर्दी का कारण बन जाएगा वो। इसीलिए परपेंडिकुलर में डॉट लगाइए एंड पैरेलल में a1/2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगला सवाल, इफ a डॉट b इक्वल टू √6, a डॉट b किया उसका आंसर है √6, मॉडुलस ऑफ a इज √3, मॉडुलस ऑफ b इज √2, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। दो वेक्टर है, ठीक है, इधर जरा समझिएगा, ये दो वेक्टर है, ये वेक्टर a है एंड ये दूसरा वेक्टर b है। आपको बोल रखा है कि इनके बीच में एंगल क्या है, व्हाट इज द एंगल इन बिटवीन देम, उनके बीच में एंगल क्या है। तो क्या करेंगे जरा देखो, आप अगर नोटिस करो यहां पर तो दिया a डॉट b है, तो आपको लॉजिक तो वही लगाना पड़ेगा। क्या लॉजिक होगा कि a डॉट b विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा, यही होगा। क्योंकि जब दिया ही आपको डॉट के टर्म्स में है, ये देखिए a डॉट b √6, जब दिया ही डॉट के टर्म्स में है तो लगाओगे भी तो डॉट का ही कॉन्सेप्ट, क्रॉस थोड़ी लगाओगे। अगर क्रॉस दिया होता, लेट से a क्रॉस b दिया होता तब तो क्रॉस का लगाते, पर यहां तो डॉट का दिया है, तो a डॉट b √6 है, मॉडुलस ऑफ a √3 है, मॉडुलस ऑफ b √2 है, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो बस अभी इसी फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, इसी में ये जो a डॉट b है, a डॉट b की जगह आ जाएगा √6, a डॉट b की जगह क्या आ जाएगा √6, मॉडुलस ऑफ a की जगह पर क्या आ जाएगा √3, मॉडुलस ऑफ b की जगह पर क्या आ जाएगा √2 इंटू कॉस थीटा,
करेक्ट। तो ये क्या बना, ये क्या बना, ये बना √6 इक्वल टू √6 कॉस थीटा। क्या ये √6 से ये √6 कैंसिल हो जाएगा? सो क्या मिला आपको 1 इक्वल टू कॉस थीटा, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब मुझे बताओ कॉस थीटा 1 कब आता है? कॉस कितने पे 1 आता है? कॉस कितने पे 1 आता है? तो कॉस 0 1 होता है ना, मालूम होगा आपको। कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है, विच इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब क्या है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो याद रखिए कि यहां पर ए एंड बी के बीच में, वेक्टर ए एंड बी के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री का है। इनके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री का है। क्या क्या हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया डॉट का, क्योंकि जब क्वेश्चन ही डॉट में दिया था तो हमें डॉट ही लगाना पड़ेगा। सो ए डॉट बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो ए डॉट बी इज √6, मॉडुलस ऑफ ए √3, मॉडुलस ऑफ बी √2 इंटू कॉस थीटा। बस √6 इक्वल टू √6 कॉस थीटा, सो 1 इक्वल टू कॉस थीटा, सो कॉस थीटा इक्वल टू 1। कॉस कितने पे 1 आता है? 0 पे। तो जब हमने कंपेयर किया कॉस थीटा को, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू 1 को कॉस 0 इक्वल टू 1, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। बस अगला सवाल। तो ये अगला सवाल है, वेक्टर ए दिया है 4i + 6j - 3k एंड वेक्टर बी दिया है -2i - 5j + 7k। फाइंड एंगल बिटवीन देम। फाइंड एंगल बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में एंगल आपसे पूछा है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी एंगल पूछा था, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली आपको ए डॉट बी दे रखा था, तो आपको डॉट प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि डायरेक्टली ए डॉट बी दिया है। यहां पर आपको ए डॉट बी नहीं दिया है, ना ही यहां पर आपको मैग्नीट्यूड दिया है। आपको दो अलग अलग वेक्टर दे रखे हैं और बोल रखा है कि बताओ इनके बीच में एंगल क्या है। तो लॉजिक तो वही लगेगा ए डॉट बी का, है ना। लॉजिक तो यही लगेगा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, है ना। लॉजिक तो यही लगेगा। तो एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड में ए डॉट बी लगा देते हैं। तो ए डॉट बी मतलब कितना हो जाएगा? ये देखो 4i + 6j - 3k डॉट -2i - 5j + 7k इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकलेगा? तो ये बन जाएगा 4² + 6² + -3 का स्क्वायर इंटू दूसरा √ -2 का स्क्वायर + -5 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, है ना, इंटू कॉस थीटा। इंटू कॉस थीटा किया क्या मैंने? देखो किया क्या मैंने, ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला यही लगाया। फॉर्मूला ए डॉट बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा लगाया। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार आपको परोसा नहीं गया। पिछली बार डायरेक्ट दे रखा था ए डॉट बी √6 है, इस बार हमको ए डॉट बी खुद से निकालना होगा, खुद से निकालना होगा। तो चलो भाई, खुद से निकालना होगा, निकाल देंगे। ये देखो, ये ए डॉट बी के लिए ये एक्सप्रेशन है, मॉडुलस ऑफ ए के लिए ये एक्सप्रेशन है, मॉडुलस ऑफ बी के लिए यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन है ना। बाकी कॉस थीटा तो वही है, तो चलो निकाल लेंगे। अब देखो 4i डॉट -2i क्या होगा? 4 2 = 8, तो ये बन जाएगा -8। 6j - 5k -30, j डॉट j तो 1 हो जाता है, -3 + 7 तो -21 इक्वल टू √ ये कितना हो गया? 4 का स्क्वायर होता है, एक काम करते हैं ना, इसको साइड में कर लेते हैं कहीं पर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 6 का स्क्वायर होता है 36, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो कितना हो गया? 6 और 6 12, 12 और 9 12 और 8 होता है 20 और 1 होता है 21, तो 3 और 1 4 5 6 61। सो दिस बिकम्स √61 इंटू ये यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये -2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 4 5 6 और 1 7, 78। सो दिस इज 78 इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा, करेक्ट। अच्छा, आपके मन में एक सवाल हो सकता है इस मोमेंट पे आए कि सर ये जो आपने लिखा ना √61 एंड √78, क्या इनके बीच में हम लोग डॉट का सिंबल लगाएंगे या क्रॉस का लगाएंगे? यहां पर हम लोग डॉट का लगाएंगे या क्रॉस का लगाएंगे? तो याद रखिएगा इस बात को, डॉट एंड क्रॉस आर डिफाइंड ओनली फॉर द वेक्टर एक्सप्रेशंस। वेक्टर एक्सप्रेशंस के लिए ही लगता है ये, बाकियों के नहीं लगता। जैसे मैं यहां पर आपको लिख के बता रहा हूं, देखिए मान लीजिए किसी ने लिखा है 2i डॉट 3i,
तो क्या यहाँ पे लगाना सही है? यस सही है, मीनिंगफुल है। अगर किसी ने लिखा 2i क्रॉस 3i, क्या ये लगाना सही है, मीनिंगफुल है? यस मीनिंगफुल है। क्या ये दोनों अलग अलग हैं? क्या 2i डॉट 3i अलग है एंड 2i क्रॉस 3i अलग है? यस, ये दोनों इसलिए अलग हैं क्योंकि ये दोनों वेक्टर फॉर्म में हैं। किस फॉर्म में? वेक्टर। देखो आई चिपका है इनके साथ आई चिपका है, इसीलिए डॉट एंड क्रॉस अलग चीज है। लेकिन अगर ऐसा हो, सपोज 2 डॉट 3 हो या 2 क्रॉस 3 हो, क्या ये दोनों सेम है? यस, ये दोनों सेम है। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट इन द वेक्टर फॉर्म। ये कोई वेक्टर फॉर्म नहीं है ना, दिस इज नॉट इन वेक्टर फॉर्म, इस वजह से मीनिंग सेम है। तो याद रखिए डॉट एंड क्रॉस डिफरेंशिएट करता है ओनली फॉर वेक्टर एक्सप्रेशन, बाकियों के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये। तो आपने जब बोला ना √61 डॉट √78, तो यहां पर आप डॉट लगाओ, क्रॉस लगाओ या नॉर्मल मल्टीप्लाई का साइन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर ये वेक्टर फॉर्म में होता, √61i होता, √78j होता, तब आप बोल सकते थे कि सर डॉट लगाएं या क्रॉस। अभी कोई कुछ भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हाँ, तो अब ये भाई कितना होगा ये सॉल्व करके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो क्या बनता है ये? दिस बिकम्स, ये जो है 30 और 21, 51 एंड 8, 59, तो ये हो जाता है -59 इक्वल टू √61 × 78, है ना, cos थीटा। तो मतलब कि यहाँ पर ये जो cos थीटा है ये बन जाएगा -59 डिवाइडेड बाय √61 × √78। तो इस हिसाब से थीटा की वैल्यू क्या हो गई? थीटा हो जाएगा cos इनवर्स। देखो cos उस तरफ चल जाएगा ना, यह cos थीटा इक्वल टू -59 डिवाइडेड बाय √61 × √78। तो थीटा क्या हो जाएगा? cos इनवर्स -59 डिवाइडेड बाय √61 × √78। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। सी, अगर ऐसा होता कि cos थीटा इज 1, तो हम बोल सकते थे ओके, मतलब थीटा 0 डिग्री है। cos थीटा इज 1/2, हाँ, मतलब थीटा जो है वो 60 डिग्री है। अगर ये नॉन फिगर होता है, जैसे आपको मालूम है 0 डिग्री हो गया, मतलब जैसे ये 0 हो गया, जैसे 1/2 हो गया, 1/√2 हो गया, √3/2 हो गया, एक्सेट्रा, ये सब नॉन चीजें हैं, तो इनके लिए हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो वैल्यू है ना, ये आड़ी टेढ़ी -59 बाय √61 × √78, तो इसका हम लोग निकाल नहीं सकते, इसीलिए इतने पे छोड़ दो कि थीटा इक्वल टू cos इनवर्स -59 बाय √61 × √78। हाँ, ये हो सकता है कि फर्दर ये 59 इन डिनोमिनेटर वालों के साथ कट जाए, √61 √78 के साथ कट जाए, हो सकता है। तो अगर कट जाती है तो बहुत अच्छी बात है, सिंप्लीफाइड होकर के अगर मान लो ये 1/2 आ जाता है या 1/√2 आ जाता है या √3/2 आ जाता है या 0 हो जाता है या 1 हो जाता है, तब तो आप निकाल पाएंगे, अदरवाइज इतने पे ही छोड़ दीजिए। देखिए अगला सवाल, वेक्टर r जो है वो a प्लस बी वेक्टर का सब है। वेक्टर r इक्वल टू a प्लस बी दिया हुआ है। शो दैट r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। शो दैट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर r a प्लस बी के बराबर है तो r स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होना है, ये बताइए। चलो देखें इसको। सो देखिए जरा, वेक्टर r जो है दिस इज a प्लस बी, तो अगर मैं लिखता हूं r स्क्वायर, अगर मैं लिखता हूं r स्क्वायर, तो r स्क्वायर होगा r डॉट r, r स्क्वायर क्या होगा? r डॉट r होगा, है कि नहीं? देखो जब दो r मल्टीप्लाई होंगे तभी तो r स्क्वायर बनेगा, और हमको प्रूफ क्या करना है कि r स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के बराबर है, यही प्रूफ करना है। तो पहले तो हमको r का r स्क्वायर बनाना होगा, तो r का r स्क्वायर कैसे बनेगा? जब दो r मल्टीप्लाई होंगे, इसलिए मैंने r स्क्वायर को क्या लिखा? r डॉट r। अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि सर आपने r डॉट r ही क्यों लिखा, आपने r क्रॉस r क्यों नहीं लिखा, आपने r क्रॉस r क्यों नहीं लिखा? इसकी वजह समझो। जब जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो, क्या तब तब सिर्फ मैग्नीट्यूड रह जाता है? याद करो, जब जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तब तब क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड रह जाता है? अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड रह गया है तो क्या वो वेक्टर एक्सप्रेशन है? नहीं। क्या उसके ऊपर एरो मार्क करने की जरूरत है? नहीं। अब यहां पर जो शो करने के लिए बोला गया है उसको देखिए, शो दैट r स्क्वायर, क्या इस r के ऊपर आपको वेक्टर दिखाई दे रहा है? इस r स्क्वायर के ऊपर क्या आपको कोई वेक्टर का साइन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब r स्क्वायर इज ए स्केलर क्वांटिटी, r स्क्वायर एक स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी कैसे प्रोड्यूस हुई होगी? जब r और r के बीच में आपने डॉट किया होगा, क्योंकि अगर r और r के बीच में आप क्रॉस करेंगे
आर और आर के बीच में जब आप क्रॉस करेंगे तो आंसर तो वैसे ही 0 हो जाएगा। करके देख लेना, आर और आर में क्रॉस प्रोडक्ट लगा के देख लेना, यू विल फाइंड द आंसर इज 0। पर क्या यहाँ का राइट हैंड साइड 0 है? नो, इसके राइट हैंड साइड तो a² + b² + 2ab cos θ है। इसका मतलब पक्का यहाँ डॉट प्रोडक्ट रहा होगा, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट रहा होगा। क्लियर है? दूसरी बात देखो, जो प्रूफ करने के लिए बोला है a² + b² + 2ab cos θ, ये cos θ दिखाई दे रहा है। cos θ किसकी निशानी है? डॉट प्रोडक्ट की। इसलिए r² निकालने के लिए आपको r डॉट r ही लगाना होगा, क्रॉस मत लगा देना। तो ये मैं क्रॉस को हटा रहा हूं, ठीक है? ओके गुड। अब ये r डॉट r तो कर दिया, r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू है a + b, और दूसरे r की वैल्यू क्या है? अगेन इसकी भी a + b होगी, है ना? सो अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो a + b वेक्टर डॉट a + b वेक्टर, तो कैसा होगा? ये तो मालूम ही आपको कि ये देखो, ये जो वेक्टर है पहले a डॉट a के साथ होगा, प्लस फिर ये a डॉट b के साथ होगा मल्टीप्लाई, फिर ये होगा b डॉट a के साथ, और ये फिर होगा b डॉट b के साथ। करेक्ट है? a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b। क्लियर है? ये हुआ। नाउ a डॉट a क्या होगा? जैसे r वेक्टर डॉट r वेक्टर r² होता है, वैसे a वेक्टर डॉट a वेक्टर क्या होगा? a² होगा, है ना? प्लस a डॉट b क्या होता है? व्हाट इज a डॉट b? तो a डॉट b होगा a b cos θ। b डॉट a क्या होगा? b a cos θ, प्लस b डॉट b क्या होगा? b²। अब जरा देखो इसको, क्या ये a² प्लस b² प्लस ab cos θ ba cos θ, क्या ba cos θ को भी मैं ab cos θ ही बोल सकता हूं? तो ये क्या बन गया? 2ab cos θ, और लेफ्ट साइड क्या था इनका? r² था। तो देखो हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। तो वेक्टर r था a + b, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, हमको बोला था प्रूफ करने के लिए r² = a² + b² + 2ab cos θ। सो r² इज r डॉट r, तो पहले r में लगाया a वेक्टर प्लस b वेक्टर, दूसरे r में लगाया a वेक्टर प्लस b वेक्टर, दोनों को आपस में डॉट से मल्टीप्लाई किया, तो a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b। तो a डॉट a क्या होगा? a², b डॉट b क्या होगा? b²। करेक्ट? अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको बोल रहा था अभी अभी जस्ट, कि अगर आप दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे ना तो वो 0 आता है। मतलब एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये एक वेक्टर है a क्रॉस, ये दूसरा वेक्टर है a, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना यू विल गेट आंसर 0। a क्रॉस a का आंसर 0 होता है, b क्रॉस b का आंसर 0 होता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए ऐसा है a + b वेक्टर, इसका आप क्रॉस करा दीजिए a + b वेक्टर के साथ, देन ऑल्सो आपको आंसर 0 मिलेगा। मान लीजिए ये वेक्टर ऐसा है a + 2b + c, इसको आप क्रॉस करा दीजिए सिमिलर वेक्टर के साथ, a + 2b + c के साथ क्रॉस करा दीजिए, तो भी आंसर आपको 0 मिलेगा। दो सेम वेक्टर का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं तो आंसर 0 मिलता है। ऐसा क्यों? समझिए। ये जो a क्रॉस a है, मान लीजिए a वेक्टर ऐसा है, दिस इज a वेक्टर, राइट? तो दूसरा वाला जो a होगा वो भी तो एग्जैक्ट ऐसा ही होगा, वो भी तो एग्जैक्ट ऐसा ही होगा, है ना? अगर a वेक्टर ऐसा जा रहा है तो दूसरा a वेक्टर भी तो ऐसे जाएगा। इन दोनों के बीच में थीटा कितना है? व्हाट इज थीटा? थीटा इज 0 डिग्री। और जब कभी भी आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट का लॉजिक क्या होता है? क्या क्रॉस प्रोडक्ट साइन के हिसाब से डील करता है? क्योंकि a क्रॉस b क्या होता है? व्हाट इज a क्रॉस b? तो मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b इंटू साइन थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट साइन के हिसाब से लिंक करता है, और क्योंकि ये दोनों वेक्टर एक ही हैं तो इनका डायरेक्शन एक ही है, डायरेक्शन एक होने की वजह से इनके बीच में थीटा 0 है, और साइन 0 क्या होता है? 0। इसलिए दो सेम वेक्टर में अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं तो वो आपको रिजल्ट देगा 0। इट विल गिव यू रिजल्ट 0। जैसे b क्रॉस b, मान लेते हैं कि जो ये b है, लेट्स से कि जो b है वो इधर को जा रहा है, तो दूसरा b भी इधर को जाएगा। अगेन इन दोनों के बीच में थीटा क्या है? 0। तो इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे तो क्या होगा? मॉडुलस ऑफ b इंटू मॉडुलस ऑफ b इंटू cos 0, साइन 0 इंटू साइन 0, साइन 0 0, पूरा 0 हो गया। सिमिलरली ये देखिए a + b है तो दोनों सेम ही वेक्टर। तो मान लीजिए a + b जो है वो इस तरफ जा रहा है, मान लीजिए a + b इस तरफ जा रहा है, तो दूसरा a + b तो इस तरफ ही जाएगा,
तो थीटा अगेन क्या हो गया 0 डिग्री। तो याद रखिए दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कराने पे यू विल गेट आंसर 0, यू विल गेट आंसर 0। ऑलराइट, जबकि दो सेम वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, दो सेम वेक्टर का, मान लीजिए जैसे ये है a क्रॉस b, अगर आप डॉट कराते हैं, अगर आप a डॉट a कराते हैं तो ये आंसर a स्क्वायर देगा। वाई? क्योंकि डॉट लग रहा है तो ij के तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, तो बचेगा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड। सो a डॉट a का जो आप कराते हैं तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर बन जाता है। अच्छा, ये करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ a स्क्वायर आप यहाँ पे डाल दीजिए, जस्ट a स्क्वायर, करेक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड लेकर के देता है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट आपको 0 करवा के देगा फॉर द सेम वेक्टर। डन। अच्छा, अगला सवाल है, यहां पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि इफ a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b, देन फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b, देन फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। तो भाई अगर a डॉट b एंड a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, है ना। तो अब जरा देखिए, क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो a डॉट b है वो मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b के क्रॉस, मतलब a एंड b के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है। तो इस हिसाब से एंगल क्या होगा, बेसिकली थीटा पूछ रहा है आपसे। अच्छा, तो a डॉट b क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा, करेक्ट। a क्रॉस b क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। अच्छा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड बोल, देखो मॉड लगाने का मतलब क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो डायरेक्शन नहीं है। तो डायरेक्शन के लिए शायद आपको याद होगा कि हमें एक एक्सप्रेशन ये ईटा करके ऐसे लगाते थे, मतलब इसका जरूरत नहीं है, इसका जरूरत नहीं है क्योंकि वो डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ इतना मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा। a से ये a कैंसिल, b से ये b कैंसिल, है ना। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू कॉस थीटा को मैं उधर ले लेता हूँ, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यही हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि टेन थीटा इक्वल टू 1। मुझे बताओ टेन कितने पे 1 देता है, टेन कितने पे 1 देता है, कितने पे? तो आपको मालूम होगा टेन 0 0 होता है, टेन 30 डिग्री 1/√3 होता है, एंड टेन 45 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री, 45 डिग्री। सो द एंगल बिटवीन a एंड b इज 45 डिग्री। तो a डॉट b क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, a क्रॉस b क्या होगा, ए बी साइन थीटा, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, सो cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा, मतलब 1 इक्वल टू साइन थीटा बाय cos थीटा, सो tan थीटा इक्वल टू 1, सो थीटा इक्वल टू 45 डिग्रीज। दैट्स ऑल, क्लियर। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b, व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b। अब यहां पर भी अगेन आपसे एंगल ही पूछ रहा है, पर ये क्या बोल रहा है, अगर a प्लस b का मैग्नीट्यूड एंड a माइनस b का मैग्नीट्यूड सेम है, a प्लस b का मैग्नीट्यूड a माइनस b का मैग्नीट्यूड सेम है, तो a एंड b के बीच में एंगल बताइए क्या है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। पहले तो मैं यही लिख दूंगा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा। अच्छा, आपको जब भी कोई मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलता था क्या करते थे आप, आपको याद है क्या, कैसे निकालते थे आप मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको क्या करना होता था, जैसे ये वेक्टर a है, अगर इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना हो तो इसके जो कंपोनेंट होते थे, देखिए जैसे ये ai प्लस bj प्लस ck हो गया, राइट। इसका अगर कोई मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलता था तो आप क्या करते थे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करते थे, याद होगा आपको, इस ऐसे मैग्नीट्यूड निकलता था। लेकिन अगर दो वेक्टर का सम है, मान लीजिए ये कुछ ऐसा है, a प्लस बी है और इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला है, तो ध्यान रखिए मैग्नीट्यूड ऐसे निकलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा, 2ab इंटू कॉस थीटा। वही अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये वे है मैग्नीट्यूड निकालने का। ऊपर वाला जो तरीका है वो तब अगर एक सिंगल वेक्टर दिया हुआ है एंड उसके आई जे के दिए हुए हैं तो, उसके आई जे के दिए हुए हैं तो, और ये जो नीचे वाला है
नीचे वाला अगर दो वेक्टर, दो अलग अलग वेक्टर, मतलब ये ए के अलग से आई जे के हैं, इस ए के अलग से आई जे के होंगे, सपोज a1i प्लस b1j प्लस c1 के, और इस वेक्टर बी के अलग हैं a2i प्लस a2 प्लस b2j प्लस c2 के, इसके अलग अलग हैं। लेकिन ये जो नेट जो हम बोलते हैं ना मैग्नीट्यूड, ये ऐसे आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये जो है ना, ये जो ऊपर वाला, इसी चीज को मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है ना, इसी को मैं एक और वे में लिख सकता हूं, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर करके इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा, राइट। तो एक तो ये हो गया, एक तो ये वाली चीज हो गई, और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, सिर्फ ए का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो अंडर रूट ए स्क्वायर, ठीक है। एक बार फिर से समझा देता हूं मैं, हो सकता है आप लोग थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हो। देखिए, अगर सिर्फ वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला है, तो आप सिंपली इसका ये कर सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और अगर ये माइनस होगा तो ये माइनस, दैट्स ऑल, सिर्फ इतना ही है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट, दिस विल बिकम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, है ना। फिर क्या होगा, स्क्वायर से रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाने के बाद फिर ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, ये बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा आपके पास, 2ab कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 2ab कॉस थीटा। फिर क्या फर्दर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ab से ab कैंसिल हो गया, तो क्या आया कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा, है ना। अच्छा, तो माइनस ऑफ कॉस थीटा जब इधर जाएगा तो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब 2 कॉस थीटा हो जाएगा, 2 कॉस थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल टू 0। अगर कॉस थीटा 0 है, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, थीटा जो है वो 90 डिग्री है। समझ में आ रहा है। तो a प्लस बी एंड a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड अगर सेम है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट में, एंड a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। बस रूट से रूट कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, एंड थीटा की वैल्यू आई 90 डिग्रीज। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये एक बार से नहीं होगा, आपको 3-4 बार इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगा, क्योंकि पहली बार है ना, इससे पहले आपने कभी वेक्टर के साथ डील नहीं किया है, तो पहली बार है, इसलिए ये मत सोचिएगा कि मुझे बड़ा अजीब लग रहा है तो लेट मी ड्रॉप इट, लेट मी लीव इट। नहीं, 3-4 बार करोगे ना, बहुत अच्छे से हो जाएगा, और बाद में आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया के सबसे आसान क्वेश्चन जो है ना, वो वेक्टर में से ही आते हैं। एक बार चीजें आपको याद हो गई, कॉन्सेप्ट पता चल गए, तो सबसे ईजी क्वेश्चन सॉल्व करना वेक्टर में ही होता है। फिर वेक्टर के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 10-15 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता, लेकिन यही अगर आप बाकी चैप्टर्स देखें तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाते हैं कई सारे क्वेश्चनों में। तो वेक्टर जो है समझ लो एक बार, एंड उसके बाद देखिएगा आपका कितना टाइम बचाएगा ये एग्जामिनेशन में। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, अ फोर्स F इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k न्यूटन प्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 4k मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन। आपको वर्क डन कैलकुलेट करने को बोला है, आपको फोर्स दिया है, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो क्या आप जानते हैं वर्क का रिलेशन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या है इन द वेक्टर फॉर्म? तो वर्क इक्वल टू F डॉट S, पता है ना, F और S में डॉट प्रोडक्ट लगता है तो वर्क डन आता है। तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए, वर्क डन इज इक्वल टू, लिखिए यहाँ पर F की वैल्यू क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k, है ना, 2i प्लस 3j प्लस 4k। ओके, वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन i के साथ मल्टीप्लाई होगा, j के साथ k के साथ। तो ये देखिए, ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर ये जो 3 है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इंक्लूडिंग साइन 4k प्लस 4k के साथ होगा, इंक्लूडिंग साइन मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, मान लीजिए अगर ये 3 के आगे माइनस है तो माइनस को इंक्लूड करके करना है,
ठीक है, माइनस को इंक्लूड करके करना है, ऐसा नहीं कि माइनस अलग ले लिया, नो। तो देखो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2i इंटू 2i कितना हो जाएगा 4, i डॉट i 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आया 16 और 9 होते 25 और 4 29, तो आंसर आया 29 जूल्स। सो वर्क डन इज व्हाट 29 जूल्स, वर्क डन इज 29 जूल्स। क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि जो वर्क डन होता है वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। द वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। अब ऐसे ही मान लीजिए जस्ट एन एग्जांपल के लिए एक और फोर्स दिया हुआ है आपको 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड आपको वेलोसिटी दी हुई है i माइनस जे प्लस 2k। एक एग्जांपल आपको बोल रखा है व्हाट इज द पावर, आपको बोल रखा है पावर कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या रिलेशन है पावर के लिए, क्या रिलेशन है, तो पावर क्या होता है f डॉट v होता है, मतलब आप इस f में एंड v में डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो क्या निकल के आएगा पावर, तो पावर विल बी f डॉट v में लगाइए तो ज़रा, तो देखो ये जो 2 है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 4 इंटू 2 8, तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 9 10, 10 में से 3 गया तो बचता है 7। सो पावर इज इक्वल टू 7 वॉट, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में है एंड जो फोर्स है वो न्यूटन में है, सो पावर आ गया 7 वॉट। सो पावर क्या होती है फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट एंड वर्क डन क्या होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का इनपुट फॉर्म कैसा है, तो अगर क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में दिया है, वेक्टर फॉर्म में, तो उनको वेक्टर के हिसाब से सॉल्व करना है। अब वेक्टर में भी ये होता है कि उनको डॉट के हिसाब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या क्रॉस के हिसाब से, तो अगर उनके बीच में डॉट का रिलेशन है तो डॉट के हिसाब से करिए एंड क्रॉस का रिलेशन है तो क्रॉस के हिसाब से करिए। अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में ऐसे वाले ढेर सारे क्वेश्चन आने वाले हैं जहां पर आपको बहुत बार डॉट लगाना पड़ेगा, बहुत बार क्रॉस लगाना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे वर्क डन में डॉट लगता है ना, टॉर्क में क्रॉस लगता है, तो उसके हिसाब से डिसाइड होंगे। ये देखिए ये अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रखा है कि द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल टू 3ti प्लस 2t स्क्वायर प्लस 5k मीटर्स, कैलकुलेट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिया होता था तो वेलोसिटी पूछा जाता तो हम लोग डेरिवेट करते थे, है ना, एंड उसके बाद एक्सेलरेशन पूछा होता था तो वेलोसिटी को फिर एक बार डेरिवेट करते थे। बट इस बार जो क्वेश्चन है वो वेक्टर फॉर्म में है, तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, देखिए ज़रा 3ti प्लस 2t स्क्वायर j प्लस 5k, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। आपसे क्या पूछा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो पहले तो हमको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना होगा फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो चलो वेलोसिटी कैसे निकालें, हाउ टू कैलकुलेट वेलोसिटी। सो वेलोसिटी क्या dx बाई dt होती है, क्या वेलोसिटी dx बाई dt होती है ना, तो इन दोनों के ऊपर एरो लगा देंगे। तो देखो ये जो है ये बन जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू d डिवाइडेड बाय dt और x की जगह पर हम डाल देंगे 3ti प्लस 2t स्क्वायर j प्लस 5k, करेक्ट। इसका मतलब वेलोसिटी विल बिकम d बाई dt ऑफ 3ti क्या होगा, तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, d बाई dt ऑफ t कितना हो जाएगा 1, चलो पूरा लिख देता हूं मैं, d बाई dt ऑफ ti, ठीक है, प्लस 2 बाहर आ जाएगा, d बाई dt ऑफ टी स्क्वायर j प्लस 5 बाहर आ जाएगा, है ना, प्लस, या चलो बाहर भी लिखने की इसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट है। ओके, अब ज़रा इस चीज़ को समझिएगा, वेलोसिटी क्या होगा, 3 तो बाहर है, d बाई डी टी ऑफ टी क्या हो जाता है 1, और ये i जो है ये इधर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि इस i को डेरिवेट नहीं करना है आपको, i इज जस्ट शोइंग यू द डायरेक्शन, i आपको डायरेक्शन शो कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए ये 2 तो बाहर है, d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा 2t, तो ये बन जाएगा 4t, j ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। देखिए i j को डेरिवेट नहीं करना है, आई जे के को डेरिवेट नहीं करना है, डेरिवेट सिर्फ क्वांटिटीज होती हैं, आई जे के तो डायरेक्शन है, डायरेक्शन को डेरिवेट थोड़ी कर सकते हो आप। प्लस डी बाई डी टी ऑफ 5 क्या हो जाएगा 0,
अगर वो 0 हो जाएगा तो वो वैसे डिसअपियर हो जाएगा, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। सी आई का कलर चेंज कर दिया, जे का मैंने कलर चेंज कर दिया और के का चेंज कर दिया। इसका मतलब क्या है, इनको डेरिवेट नहीं करना, इनको पहले ही बाहर ले लो। चाहिए तो पहले ही इसको अलग कर दो, जैसे ये 3i अलग कर दो, है ना, ये 2j अलग बाहर ले लो एंड ये 5k अलग बाहर ले लो। बात समझ में, अलग बाहर क्या, वैसे 5k 0 होने वाला है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी। ये जो एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है ये वेलोसिटी का निकल के आ रहा है। ठीक है, बट आपको जो वेलोसिटी पूछी है वो किस पे पूछी है, एट t इक्वल टू 3, है ना। तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 क्या होगा, t इक्वल टू 3 पे, तो ये देखिए ये है 3i प्लस 4 इंटू ये जो t दिख रहा है आपको, ये वाला t, इस t की जगह पर हम लोग डाल देंगे 3 सेकेंड और ये बन जाएगा j। तो कितना हो गया ये 3i प्लस 12j। सो दिस इज द वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी है ये, द वेलोसिटी इज, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 इज 3i प्लस 12j। एंड मैग्नीट्यूड क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, 3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 12 का होता है 144, तो ये कितना बन गया 9, 10, 11, 12, 13, 4 और 1 5, 153, है ना। 45, 46, 47, 48, 49, 51, 50, 51, 52, 53, करेक्ट, रूट 153 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब एक्सेलरेशन के लिए देखते हैं, एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt, एक्सेलरेशन इज dv बाय dt। तो अब ज़रा नोट कीजिएगा, फॉर एक्सेलरेशन d बाय dt ऑफ v क्या था 3i प्लस 4tj। तो ये बन जाएगा, देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ 3 क्या होगा 0, और i को तो वैसे डेरिवेट नहीं करना था, तो d बाई डी टी ऑफ 3 हो जाएगा 0, वो गायब हो गया। d बाई डी टी ऑफ 4t क्या हो जाएगा 4, और j यहाँ पर बचा रहेगा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन। क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन में कोई टाइम का फैक्टर आ रहा है क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन में टाइम आ रहा है। जैसे आप नोट करो जरा, वेलोसिटी में देखो ये टाइम आ रहा था, वेलोसिटी में ये टाइम आ रहा था ना, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी इज वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे टाइम नाम की चीज आ रही है, जबकि एक्सेलरेशन में टाइम नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। देयरफॉर एट t इक्वल टू 3 एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड j, 4 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में, ये j की डायरेक्शन में है। क्लियर है ये चीज। तो डिस्प्लेसमेंट दिया था, उसको डेरिवेट किया तो वेलोसिटी आया, उसको डेरिवेट किया तो एक्सेलरेशन आया। सेम काम, कुछ अलग नहीं था। बस ध्यान रखिएगा आई जे को डेरिवेट नहीं करना है, उसको पहले से बाहर ले लीजिए, बाकी बची हुई क्वांटिटी को आपको डेरिवेट करना है। और जैसा हमने पहले किया था, एट टी इक्वल टू इतना इतना वैल्यू पुट कर दो, अगर वहाँ पे टी है तो, और अगर टी नहीं आ रहा है इसका मतलब वो चीज़ कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एंड वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं थी। एक आखिरी चीज, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। सी द थिंग इज, मान लीजिए ये वेक्टर है ए, लेट्स से ये एक वेक्टर है ए, और यहाँ पर ये कनेक्टेड है विथ थीटा के साथ। ये देखिए ये ए है और ये थीटा है ना। तो ध्यान रखिएगा ये वाला जो साइड है ए थीटा के साथ जिस साइड से चिपका होगा वो बन जाएगा ए कॉस थीटा। क्या बन जाएगा वो, ए कॉस थीटा। और जो ऑपोजिट वाला साइड है जो अदर देन थीटा के साथ चिपका है वो क्या बन जाएगा, ए साइन थीटा। क्या बन जाएगा, ए साइन थीटा। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, देखिए यहां पर आप इस ए को नोट कीजिए, ये एक वेक्टर है, लेट्स से ये थीटा के साथ कनेक्टेड है विद दूसरे साइड के साथ, तो थीटा के साथ कनेक्टेड है तो क्या बन जाएगा ये ए कॉस थीटा, और जो ऑपोजिट वाला साइड है ये बन जाएगा ए साइन थीटा। एक और एग्जांपल जैसे समझते हैं, मान लीजिए कि यहां पर यह है P और यह है एंगल थीटा। तो आपसे किसी ने पूछा कि बताओ ये वाली साइड बताओ क्या होगी, ये वाली साइड। तो ये अगर P है, ये थीटा है, तो ये साइड बन जाएगी P cos थीटा। क्या बन जाएगी, P cos थीटा। तो ये वाली साइड क्या बन जाएगी, ये वाली साइड बन जाएगी P sin थीटा। व्हाट दिस विल बिकम, दिस विल बिकम एज P sin थीटा। क्लियर है। एक और जैसा एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए कि ये वेक्टर x है, मान लेते हैं वेक्टर x है, दिस एंगल इज थीटा, और यहां से ये दूसरा कंपोनेंट। तो किसी ने आपको बोला कि ये कंपोनेंट क्या होगा, तो ये बन जाएगा x cos थीटा। तो ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा, x sin थीटा।
क्लियर है ये चीज़। एक आखिरी जैसा देख लेते हैं, मान लीजिए एक वेक्टर कुछ ऐसे जा रहा है, लेट्स से इसके दो कंपोनेंट यहाँ पर बने, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। यहाँ पर ये एंगल अगर थीटा है और ये है y, तो ये साइड क्या बन जाएगा y cos थीटा और ये साइड क्या बन जाएगा y sin थीटा। अब आपके मन में सवाल आएगा ऐसा क्यों बन जाएगा, हाउ? तो नाम दे दो चलो इसको A B C और ये 90 डिग्री। लेट्स से एक एग्जांपल A B C और ये 90 डिग्री। क्या आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो? तो यहाँ पर अगर आप cos थीटा लगाओगे, cos थीटा, तो cos थीटा क्या होगा? क्या ये AB डिवाइडेड बाई AC होगा? क्या ये AB डिवाइडेड बाई AC होगा, है ना? तो इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई AC का वैल्यू कितना है, स्मॉल a है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो AB होगा वो A cos थीटा होगा, है ना? ये जो AB होगा वो A cos थीटा होगा। तो वही तो किया मैंने, AB को क्या लिखा, AB को मैंने क्या लिखा, A cos थीटा। सिमिलरली दूसरा देखिए, अगर ये वाला साइड A sin थीटा है तो डोंट यू थिंक सो कि ये वाला साइड भी A sin थीटा होगा, है ना? ये वाला साइड भी A sin थीटा होगा। अब इसी में आप लगाइए ज़रा sin थीटा लगाइए, तो sin थीटा क्या होगा, व्हाट विल बी sin थीटा? तो sin थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, BC डिवाइडेड बाय AC, है ना? तो sin थीटा इक्वल टू BC। अब ये जो BC है, BC कितना है पता नहीं, तो मैंने BC को BC लिख दिया। AC का वैल्यू कितना है, A है। तो इसका मतलब क्या BC इक्वल टू A sin थीटा आपको मिल रहा है? क्या BC इक्वल टू A sin थीटा मिल रहा है? तो वही तो मैंने किया, BC है A sin थीटा, क्योंकि BC A sin थीटा है तो इसकी जो ऑपोजिट वाली साइड है लेट्स से AD, तो AD भी तो A sin थीटा होगी। सिमिलरली अगर AB A cos थीटा है तो जो इसकी ऊपर वाली साइड होगी ये भी तो A cos थीटा ही होगी, है ना? तो दिस इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब हम बार बार ये सब नहीं लगा सकते हैं हर चीज में। अगर आप ये बार बार ये करने जाएंगे cos थीटा इक्वल टू दिस बाय दिस, sin थीटा इक्वल टू दिस बाय दिस, तो इससे प्रॉब्लम हो जाती है। क्या हो जाती है, आपका टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए ये बेसिकली एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है कि ये जो A है थीटा के साथ जिस साइड से चिपका होगा उसे आप बना देंगे A cos थीटा, और जो ऑपोजिट वाली साइड, ऑपोजिट मतलब क्या, परपेंडिकुलर वाला, ऑपोजिट बोलना ठीक नहीं होगा, परपेंडिकुलर मतलब A cos थीटा के साथ जो परपेंडिकुलरली चिपका हुआ है उसे हम बना देंगे A sin थीटा, ठीक है? A cos थीटा के साथ जो परपेंडिकुलरली चिपका हुआ है उसे हम A sin थीटा बना देंगे। अब एक और चीज नोट कीजिए, जैसे लेट्स से कि ये यहाँ पर P है, ये यहाँ पर P है, सामने वाले ने एक कंपोनेंट ये बनाया, एक कंपोनेंट ये बनाया, ठीक है? तो ये जो एंगल है ये थीटा बना दिया, तो ये साइड क्या बन जाएगा, P cos थीटा। तो P के साथ थीटा के थ्रू जो चिपका हुआ है वो बन जाएगा P cos थीटा, तो ये साइड क्या बन जाएगा, P sin थीटा, P sin थीटा, है ना? अच्छा, वन मोर थिंग, मान लीजिए ये जो कंपोनेंट है ये P है, लेट्स से ये यहाँ पर P है और आपको सामने वाले ने ये तीन चीज़ें दे दी, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया और एक यहाँ से लेट्स से एक ये दे दिया। तो कौन क्या होगा ज़रा नोट करना, अगर ये P है ये थीटा है तो ये क्या साइड क्या बन जाएगा, P cos थीटा, P cos थीटा। तो ये वाला P sin थीटा बनेगा, ठीक है? ये वाला P sin थीटा बनेगा। इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। इसका क्यों कोई रोल नहीं है? बिकॉज अगर ये वेक्टर P है, अगर ये जो वेक्टर है ये P है, तो ये P किसका रिजल्टेंट रहा होगा, ये जो P है ये किसका रिजल्टेंट रहा होगा? ऑब्वियसली एक इसका और एक इसका, है ना? देखो इसका और इस वेक्टर का रिजल्टेंट ऑब्वियसली सेंटर में से ही जाएगा ना। तो सेंटर वाले के आजू बाजू वाले दो को आप इस तरीके से बनाओगे, मतलब अगर ये x है और ये थीटा है तो ये साइड बन जाएगा x cos थीटा, तो दूसरा वाला साइड क्या बन जाएगा, x sin थीटा। वही अगर ये x है और यहां पर ये थीटा है तो ये साइड बन जाएगा x cos थीटा एंड ये साइड क्या बन जाएगा, x sin थीटा। तो इसी को हम कहते हैं कि वेक्टर को उसके कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर देना। तो हमने A को उसके कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर दिया, हमने A को उसके कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर दिया, A cos थीटा एंड A sin थीटा। अब ये जो ब्रेक डाउन है ये सही है कि नहीं है, इसको कैसे चेक करें, इसको कैसे चेक करें? तो इस ट्राइंगल को कंसिडर करो, ये यहाँ पर इस ट्राइंगल को कंसिडर करो। हमने क्या किया, इस A को ब्रेक डाउन किया ना, हमने A को ब्रेक डाउन किया एज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्या है, A cos थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, A sin थीटा। हमने ब्रेक डाउन किया ना, हमने इस A को ब्रेक डाउन किया एज ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट में। क्या ये सही है? कैसे चेक करेंगे? पाइथागोरस लगाओ। अगर पाइथागोरस थ्योरम A cos थीटा A sin थीटा को सॉल्व करने पर अगर A मिल जाता है तो मतलब सही है। तो चलो पाइथागोरस थ्योरम एक बार लगा के देखते हैं। तो क्या सीखा था आपने? आपने सीखा था परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यही पढ़ा था। अच्छा, परपेंडिकुलर क्या है, A sin थीटा, तो चलो सॉल्व करके देखते हैं। A sin थीटा का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, A cos थीटा का स्क्वायर, है ना।
तो क्या मैं इसको ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? तो क्या ये बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1। सो रिजल्ट क्या आया ए स्क्वायर। तो क्या हाइपोटेनस ए ही है? देख रहे हो क्या, मतलब सॉरी इक्वल टू ये हाइपोटेनस स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, इसका मतलब हाइपोटेनस कितना आ जाएगा ए निकल के आएगा। तो मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर हाइपोटेनस एक्चुअली में ए ही था? मतलब ये जो हम ए को तोड़ रहे हैं इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड इन वर्टिकल कंपोनेंट, हम इस ए को जो तोड़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में, क्या ये तोड़ना सही है? क्योंकि पाइथागोरस लगा के जब हम रिवर्स सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है वापस ए। तो ए को जब आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तोड़ोगे तो एक बनेगा ए कॉस थीटा, तो दूसरा बनेगा ए साइन थीटा। अब ये ए कॉस थीटा बनेगा या ए कॉस थीटा ये बनेगा, डिपेंड करता है कि आप एंगल कौन सा चूज कर रहे हैं। अगर ये ए है, ये एंगल है, तो ये बन जाएगा ए कॉस थीटा। अगर सपोज ये ए है और आप ये ऊपर वाला एंगल ट्रीट कर रहे हैं, अगर ये ए है और आप ये ऊपर वाला एंगल ट्रीट कर रहे हैं, तो ये साइड बन जाएगा ए कॉस थीटा, तो बदले में ये क्या बन जाएगा, सॉरी ये ए कॉस थीटा बन जाएगा, बदले में क्या बन जाएगा ए साइन थीटा। अगर ये ए है, ये थीटा है, तो ये वाला साइड बन जाएगा ए कॉस थीटा, तो नीचे वाला क्या बन जाएगा ए साइन थीटा। तो यहां पर जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो आपको ओरिजिनली ए मिल जाता है। क्लियर है? तो आज तक आपने पाइथागोरस तो पढ़ा था, हाइपोटेनस कैसे निकालना है वो तो पढ़ा था, लेकिन ब्रेकडाउन कैसे करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में, ये अभी आपने सीखा। सो ए का ब्रेकडाउन एज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट ए साइन थीटा। हो सकता है ए कॉस थीटा वर्टिकल और ए साइन थीटा हॉरिजॉन्टल हो, पर जैसा भी ब्रेकडाउन होगा ये मैंने आपको बता दिया। तो कल के दिन हम बात बात पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाते बैठेंगे, बस क्या करेंगे, ये वैल्यू x है, ये थीटा है, तो ये साइड बन गई x cos थीटा, तो बदले में दूसरी साइड क्या बन गई x sin थीटा। सो दिस इज नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। सो दिस वाज द एंड ऑफ द टॉपिक। नॉलेज होना अलग है एंड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना अलग। तो अगर आप किसी भी टॉपिक की और डिटेल जानकारी चाहते हैं या फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर बोर्ड एंड एंट्रेंस, तो डाउनलोड कीजिए पुरशोरा क्लास ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यहाँ पे आपको ढेर सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, वो भी बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। एंड फाइनली प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर न्यू नोटिफिकेशन।